राजस्थान में पर्यटन, तो शुरू करते हैं पर्यटन के बारे में। देखिए, पर्यटन जो क्षेत्र है काफ़ी किसी देश की अर्थव्यवस्था के लिए, किसी राज्य की अर्थव्यवस्था में सबसे बड़ा योगदान देता है इनडायरेक्टली तरीके से। डायरेक्टली तरीके से हमें जो एफर्ट लगाने पड़ते हैं, हमें यातायात चलाने पड़ते हैं या हमें उद्योग लगाने पड़ते हैं, ये उस राज्य को, देश को विकसित करते हैं। परंतु ये इनडायरेक्ट तरीके से विकसित करता है। कैसे, चलिए देखते हैं, शुरुआत करते हैं। सबसे पहले देखते हैं कि विश्व पर्यटन दिवस कब मनाया जाता है। विश्व पर्यटन दिवस, तो विश्व पर्यटन दिवस जो है वो 27 सितंबर को, आज कौन सी तारीख है? अरे क्या बात है, अभी आज तो मैच कर गया। तो ये होगी भी बात, 27 सितंबर को विश्व पर्यटन दिवस के रूप में मनाया जाता है। उसके बाद हम देखें, हालांकि ये पर्यटन का टॉपिक हम कल शुरू करने वाले थे, लेकिन होना ही आज शुरू था पर्यटन दिवस के रूप में, तो आज ही शुरू करते हैं। उसके बाद देखिए भारतीय पर्यटन दिवस, भारतीय पर्यटन दिवस। तो भारतीय पर्यटन दिवस जो है यह 25 जनवरी को मनाया जाता है। 25 जनवरी को, 25 जनवरी, एक पहले महीने में, एक लास्ट वाले महीने में। पहले महीने में हम मनाएंगे और अंतिम महीने में विश्व, पूरा विश्व मनाएगा। सॉरी, अंतिम नहीं है, ये कौन सा हो गया? सितंबर था ना, मुझे दिसंबर लगा, सितंबर। चलिए इसके बाद देखिए जरा, भारत का पर्यटन वाक्य है। भारत का जो पर्यटन वाक्य है, क्या वाक्य है अभी भारत का पर्यटन? अतिथि देवो भव, अतिथि देवो भव, ये भारत का पर्यटन वाक्य है। राजस्थान का पर्यटन वाक्य है, तो राजस्थान का पर्यटन वाक्य है पधारो हमारे देश। पधारो हमारे देश, हमारे देश। और यहीं पर ही हम देखेंगे कि ये राजस्थान का पर्यटन वाक्य है। और इससे पिछला जो पर्यटन वाक्य था वो था भी पहला, इससे पिछला या पूर्व, जाने क्या दिख जाए, जाने क्या दिख जाए, दिख जाए। और जो राजस्थान का प्रथम पर्यटन वाक्य था वो था ढोला मारू, ढोला मारू। राजस्थान का पहला पर्यटन वाक्य जो था वो था ढोला मारू। फिर राजस्थान का पर्यटन वाक्य हो गया। इसके बारे में देखते हैं कि राजस्थान के अंदर धीरे धीरे पर्यटन का जो विकास हुआ है उसके बारे में चर्चा करते हैं। तो देखिए, सबसे पहले पर्यटन, यदि मैं बात करूं यहाँ पे कि राजस्थान में सर्वाधिक पर्यटन जो है वो कहाँ से आते हैं? सर्वाधिक पर्यटन, विदेशी पर्यटन जो है वो कहाँ से आते हैं? तो फ्रांस से आते हैं। फ्रांस से, सबसे ज़्यादा फ्रांस से आते हैं। दूसरे नंबर पे बात करें तो इंग्लैंड से आते हैं। तीसरे नंबर पर अमेरिका से आते हैं। और उसके बाद में आते हैं जर्मनी से, जर्मनी और इटली से आते हैं। ये हो गया कहाँ कहाँ से पर्यटन आते हैं। पर्यटन 2020 के आधार पर बात करें, 2020 में जो पर्यटन आए थे और वर्तमान 2021 में जो पर्यटन आए हैं, विदेशी पर्यटनों में कोई वृद्धि हुई या कमी हुई? तो विदेशी पर्यटन में लगभग 92% की कमी हो गई भी। 92% की क्या होगी? कमी हो गई। कारण ये कोविड का कारण है, ठीक है, यहाँ कमी हो गई। और अगर मैं बात करूँ स्वदेशी पर्यटन की, तो 2020 के मुकाबले 2021 में स्वदेशी पर्यटन, स्वदेशी पर्यटन में क्या हुआ? अभी 45.41% की वृद्धि हुई। यहाँ पे क्या हुई? वृद्धि हुई। आपको पता ही है भारत वाले कौन सा घर पे टिकते हैं, तो इस तरीके से समझ के चलना, ये टिकते नहीं है, वो समझते हैं इन चीज़ों को। तो इसीलिए विदेशी पर्यटन में तो राजस्थान में कमी आई और स्वदेशी पर्यटन में यहाँ पे इस समय में क्या हुआ? वृद्धि आई कि चलो यार बाहर घूम फिर करके आते हैं, इतने टाइम से घर पे बंद थे, है ना, वो सब सिस्टम यहाँ पे हो गया। आगे बढ़ते हैं। तो इसके बाद आप देख पाएंगे कि विदेशी पर्यटन में राजस्थान का भारत में कौन सा स्थान आता है? विदेशी पर्यटन में, तो विदेशी पर्यटन में राजस्थान का 6वां स्थान है, 6वां स्थान।
यानी सबसे पहले कहाँ उतरते होंगे, मुंबई में उतरते होंगे तो महाराष्ट्र को घूमते होंगे, गोवा को घूमते होंगे। तो इस प्रकार से राजस्थान का नंबर कब लगता है, तो अब राजस्थान का छठा नंबर आता है। यानी कि विदेशी पर्यटन से जो होने वाली आय है, जो हमें विदेशों से जो पर्यटन आते हैं हमारे साथ यहाँ घूमने आते हैं, जो हमें डॉलर यहाँ पे दे करके जाते हैं, क्योंकि वो उनसे जो भी यहाँ पे आए कोई मिलेगा ना तो वो डॉलर लेना पसंद करेगा, वो रुपए ही नहीं लेगा। क्योंकि अगर रुपए लेगा तो उसको बोलना पड़ेगा कि मुझे एक कप चाय के 70 रुपये दो, लेकिन वो कहेगा सिर्फ एक ही डॉलर दे दो बस। तो क्या हुआ, वो उसने 70 रुपये ले लिए इनडायरेक्टली, तो इसलिए डॉलर लेना पसंद करेंगे। और जब डॉलर लेते हैं तो वो डॉलर सारे के सारे अब वो खुद खर्च नहीं कर सकते, तो उन्हें एक्सचेंज करवाने जाना पड़ता है। तो जब एक्सचेंज करवाते हैं तो उनके पास पूरा डाटा आ जाता है कि इस साल कितना डॉलर एक्सचेंज हुआ है, तो समझ जाते हैं कि विदेशी मुद्रा हमारे पास में इतनी आ चुकी है। क्लियर। उसके बाद देखिए इसमें छठा स्थान है सर्वाधिक। यदि मैं बात करूं कि सर्वाधिक विदेशी पर्यटन जो है वो सबसे अधिक कहाँ आते हैं, तो याद रखिएगा एक जयपुर आते हैं, पहला नंबर जयपुर का है और दूसरा स्थान उदयपुर का है। पहला स्थान जयपुर का है, दूसरा स्थान उदयपुर का है। याद कैसे रख सकते हैं कि सबसे अधिक पर्यटन जयपुर में आते हैं, कैसे याद रखोगे इसको, चलो आपने कह दिया कि यह राजधानी क्षेत्र है, तो सीधा सा तरीका याद करने का है कि यहाँ अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डे हैं। यहाँ पे क्या है, राजस्थान में केवल 2 अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डे हैं, सांगानेर जयपुर में, डबोक उदयपुर के अंदर। तो जब विदेशी से आएगा तो डायरेक्ट राजस्थान में कहाँ उतरेगा, जयपुर में, क्योंकि अगर वो बस से आएगा, ट्रेन से आएगा तो उसको दूसरे जिलों में से होकर के आना पड़ेगा, तो वो सोचेगा यार पहले इनको घूम लेते हैं बाद में घूमेंगे ना, इसीलिए। परंतु ध्यान रहे कि जो उदयपुर है, आगे बात करते हैं उदयपुर की। दूसरी बात, सर्वाधिक पर्यटन जो है वो कब आते हैं, दिसंबर के महीने में। कब आते हैं, दिसंबर के महीने में आते हैं, क्योंकि उनको पता है कि मई जून के अंदर वहाँ बहुत ही खतरा होगा, ठीक है। और दूसरी बात देखिए कम कब आते हैं, कम आते हैं मई में। अब आप एक बात और भी समझ सकते हो कि सबसे अधिक कब आते हैं, भी दिसंबर में आते हैं। अब आप कहोगे कि दिसंबर में तो ठंड होती है, ठंड में क्यों आते हैं। दूसरी बात ये भी समझो कि विदेशी पर्यटक आता कहाँ से है, फ्रांस से, इंग्लैंड से, अमेरिका से, जर्मनी से, और ये तो ऑलरेडी ठंड में रहते हैं, ये तो ऑलरेडी पूरा साल भर ठंड में रहते हैं, तो इनको कोई मतलब नहीं है ठंड में जाएंगे गर्मी में, लेकिन इनकी जो चमड़ी होती है वो हमारी गर्मी को सहन नहीं कर पाती। इसीलिए ये अगर इनके कोई बाप दादा आया होगा तो वो आगे बताएगा यार जून जुलाई में मत जाना यार, पसीना पसीना हो जाओगे। तो इसलिए ये कब आते हैं, दिसंबर के अंदर आते हैं। और कम आएंगे मई में, सीधी सी बात है, मई में कम आएंगे। अब बात करते हैं स्वदेशी पर्यटक की। स्वदेशी पर्यटक, पहले स्वदेशी पर्यटन में राजस्थान का 7वां स्थान था, लेकिन अभी यहाँ 10वां स्थान हो गया है, 10वां स्थान हो गया स्वदेशी, यानी सबसे अधिक स्वदेशी पर्यटक जो जाते हैं। तो आपको पता ही सीधा सा भी यहाँ मुंबई, अपने वाले कहते हैं यार मुंबई चलते हैं, गोवा चलते हैं, उधर वाले कहते हैं कि कोलकाता चलते हैं या यूपी वगैरह चलते हैं, उनको क्या पता। इस तरीके से है ना, अपने पास अगर आएंगे ना तो वो दक्षिण भारत वाले आएंगे अपने पास देखने के लिए, लेकिन उत्तर भारत कोई अपने पास नहीं आएगा। उन सबको पता है राजस्थान में कुछ नहीं है, कंगाली है सारी की सारी, वो सारे कहाँ जाएंगे, दक्षिण की ओर जाएंगे। और उसके बाद देखिए जरा यहाँ सर्वाधिक बात करते हैं कि राजस्थान में यदि सर्वाधिक आते हैं तो सबसे पहला नंबर किसका है, तो सबसे अधिक स्वदेशी पर्यटन वाला जो क्षेत्र है वो है पुष्कर। कौन सा है अभी, पुष्कर। और अब आपको पता है कि यहाँ पे भी मेला लगेगा, सबसे अधिक आएंगे, तो सीधी सी बात है सबसे ज़्यादा नंबर इसी का ही होगा, ठीक है। बाकी चीज़ें देखने के लिए कौन आता है यार, जैसलमेर देखने चलते हैं, रेगिस्तान को क्या देखेगा कोई। अब वो चीज़ें नहीं रही है, क्योंकि अब सारा कुछ क्या है इंटरनेट पर अवेलेबल हो चुका है, वो सब कुछ देखना होगा तो पहले वहीं से देख लेंगे। दूसरी बात देखिए, दूसरा नंबर आता है अजमेर का, दूसरा नंबर आता है अजमेर का। पहला नंबर पुष्कर का है, दूसरा नंबर अजमेर का आता है। इस प्रकार से हो गया, ये हो गया। और सबसे अधिक कब आ जाओगे भी आप, अगर आपको जाना है राजस्थान घूमने के लिए तो कब जाओगे, अपन भी जाएंगे, तो अपन भी सर्दियों में जाएंगे ना। अपन भी ना तो बरसात के मौसम में अपने को पता है माउंट आबू जाने का कोई फ़ायदा नहीं है, ठीक है। सर्दियों में भी हालांकि वहाँ जाने का कोई फ़ायदा नहीं होता, क्योंकि सर्दी बहुत अधिक होती है, थोड़ी बहुत बरसात होती रहती है, परंतु अपन पूरे ऑल ओवर राजस्थान की बात कर रहे हैं। एवरेज टाइमिंग क्या निकलेगी, ये कहेंगे जैसलमेर वाले कहेंगे कि मई जून में नहीं जाना, माउंट आबू वाले कहेंगे कि दिसंबर के अंदर नहीं आना, या बरसात ऋतु में नहीं आना, क्योंकि भूस्खलन वगैरह की घटनाएं होती रहती हैं।
दूसरे वाले कहेंगे कि इस समय नहीं आता, तो निकल करके हमारे पास समय आता है यही सेम। सर्वाधिक कब? दिसंबर में। और कम कब आएंगे? वही मई के महीने में। मई के महीने में। आप इसको ऐसे भी याद रख सकते हो कि पुष्कर का मेला कब लगता है? पुष्कर का मेला कब लगता है? कब लगता है? दीपावली कब होती है? कार्तिक अमावस्या को। दीपावली होती है कार्तिक अमावस्या को, और पुष्कर का मेला लगता है कार्तिक पूर्णिमा को लगता है। कार्तिक पूर्णिमा को लगता है। कार्तिक पूर्णिमा को लगने वाले मेले 3 है राजस्थान के अंदर। 3 मेले लगते हैं कार्तिक पूर्णिमा को। एक कपिल मुनि का मेला बीकानेर, कोलायत बीकानेर के अंदर लगता है। दूसरा हो गया पुष्कर मेला। तीसरा हो गया सिखों का एक मेला गुरु नानक जयंती। गुरु नानक जयंती जो है, ठीक है, जो पहले पिता है, जो पहले गुरु हैं, 10 गुरु में से जो पहले हैं वो है गुरु नानक देव जी। तो इस प्रकार से वो मनाया जाता है। तो ये हो गया हमारे पास में पुष्कर का मेला, जिसे हम कि राजस्थान का कुंभ कहते हैं। राजस्थान का कुंभ कहा जाता है पुष्कर को। चलिए आगे बढ़ते हैं। इतनी बात हुई। अब थोड़ा सा पर्यटन के बारे में देख लेते हैं। विदेशी पर्यटन आ तो गए, लेकिन उसके लिए हमने क्या किया है, तो ध्यान रहे। सबसे पहले हमने 1955 के अंदर 1955 में पर्यटन निदेशालय की घोषणा बनाया। पर्यटन निदेशालय बनाया। पर्यटन निदेशालय की स्थापना की जयपुर के अंदर। ठीक है। और अगले ही साल हमने इसको किसमें बदल दिया? पर्यटन विभाग बना दिया। अलग से एक पर्यटन विभाग दे दिया, पर्यटन विभाग। क्योंकि अगर आप राजस्थान को देखो तो ना तो ये इंडस्ट्रियल एरिया में आगे है, ना राजनीति के अकॉर्डिंग इसको कुछ ज़्यादा मिलता है। तो मतलब लगभग हर कंडीशन में ये पीछे था। ना अपने पास ज़्यादा वनस्पति है, कुछ भी नहीं था। इसीलिए प्रयास किया गया कि पर्यटन को क्यों ना बढ़ा करके देखा जाए। ठीक है। तो पर्यटन के क्षेत्र में पर्यटन विभाग की स्थापना की गई। उसके बाद आगे चलते हैं तो 1965 के अंदर, 1965 में यदि मैं बताऊं यहाँ पे, तो यहाँ आ जाता है हमारे पास में पर्यटन विकास निगम की स्थापना की गई। निगम की स्थापना की गई। 1966 के अंदर ITDC की स्थापना हुई। और 1979 को RTDC की स्थापना हुई। RTDC क्या है? राजस्थान टूरिज्म डेवलपमेंट निगम। ठीक है, निगम। तो उसी प्रकार से ध्यान रखना। ITDC क्या है? ITDC है इंडियन, भारतीय पर्यटन विकास निगम। तो भारतीय पर्यटन विकास निगम 1966 में, और राजस्थान पर्यटन विकास निगम 1979 में, 1979 में। अब हमने RTDC को बना दिया। RTDC को किसके लिए बनाया गया? ताकि पर्यटन के क्षेत्र में विकास किया जा सके, पर्यटन के क्षेत्रों को बढ़ावा दिया जा सके। जैसे कि जितने भी हमारे यहाँ पे पुराने दुर्ग हैं, किले हैं, बांध हैं, या कोई और ऐतिहासिक इमारतें हैं, उनका संरक्षण किया जा सके, उन्हें देख रेख की जा सके। तो वो किसके द्वारा की जाती है? RTDC के द्वारा की जाती है। तो अब उसके बाद में आगे चलते हैं। तो 1989 में एक मोहम्मद यूनुस समिति बनी भी। मोहम्मद यूनुस समिति द्वारा, समिति की सिफारिश पर पर्यटन को उद्योग का दर्जा दिया गया। अभी उद्योग का दर्जा दिया गया, यानी पर्यटन भी एक उद्योग है। पर्यटन का उद्योग का दर्जा दिलाया गया, क्योंकि जब हम किसी चीज़ को कोई दर्जा दिला देते हैं, जैसे हमने इसको उद्योग का दर्जा दिला दिया, तो अब जो औद्योगिक इंडस्ट्रीज होगी उसके लिए जो बजट आएगा उसमें से पर्यटन के लिए भी बजट निकलेगा।
ठीक है, ये कारण होते हैं कि अगर आप मान लो कोई संस्था बना रहे हो, अगर आपने उस संस्था को, उसके लिए फंड चाहिए सरकार से, तो उस संस्था को किसी ना किसी का दर्जा दिलवाओ कि ये एक गरीबों की हेल्प करने वाली संस्था है, या किसी न किसी से जोड़ो, ट्रस्ट से जोड़ो, तो ताकि क्या है कि सरकार का पैसा आए, इसीलिए इसको भी दर्जा दिला दिया गया। तो जैसे ही दर्जा दिलाया, अब केंद्र सरकार से पर्यटन के लिए अलग से फंड जो है वो जारी होगा, क्योंकि ये उद्योग है। और ये उद्योग कैसा है, ध्यान रखना, इसको निर्धुम उद्योग कहा जाता है, निर्धुम उद्योग। पर्यटन को निर्धुम उद्योग कहते हैं। निर्धुम क्या होता है, धुआं रहित। बाकी जितने भी उद्योग होते हैं उनमें धुआं निकलता है, पर्यटन में कोई धुआं नहीं निकलता, कुछ नहीं पता चलता पर्यटन के लिए कि ये एक प्रकार का उद्योग चल रहा है यहाँ पे, है ना। इस प्रकार से इसको निर्धुम उद्योग का दर्जा दिया गया। निर्धुम उद्योग होता है ये, उस कंडीशन उसमें रखा गया, क्योंकि अगर हमसे पूछेंगे कि भी आपके, अगर आप पर्यटन को उद्योग का दर्जा देना चाहते हो तो ये किस प्रकार का उद्योग है, क्या इससे कोई पोल्यूशन होगा कि नहीं होगा, तो मतलब वो सारी रिपोर्ट होगी। तो इसके लिए क्या कहा गया कि यह एक निर्धुम उद्योग है, धुआं रहित उद्योग है, इससे कोई पोल्यूशन नहीं होगा। ठीक है, इससे क्या है, व्यवस्था ही सुधरेगी। क्योंकि कोई भी, अगर आप मान लो अपने घर पे बाहर से विदेशी पर्यटन आ रहा है, अगर आप उसको अपने घर पे बुलाना चाहते हो, आकर्षित करना चाहते हो, तो आप अपने आप को साफ़ सुथरा रखोगे या गंदा रखोगे? साफ़ सुथरा रखोगे तो ऑटोमेटिकली वो वहाँ पे रुकेगा। तो इस प्रकार से उस क्षेत्र के आसपास का जो क्षेत्र था वो भी विकास होने लगा उन सब चीज़ों का। आगे देखते हैं, नेक्स्ट आगे बढ़ते हैं। तो अब इनके लिए क्या किया गया, अभी अब विदेशी पर्यटन आने शुरू हो गए, धीरे धीरे पर्यटनों की जो संख्या बढ़ने लगी, तो अब उनको रहने की समस्या आने लगी। भी पर्यटन को रहना है, उसकी समस्या आने लगी। होटल वाले बहुत ज़्यादा महंगा थे, तो इसलिए पेइंग गेस्ट योजना शुरू की गई। पेइंग गेस्ट योजना, पेइंग गेस्ट योजना शुरू की गई। सरकार ने जगह जगह पर यानी कुछ गेस्ट हाउस बना दिए जिसके अंदर उनको रखा जा सके, इस प्रकार से। तो पेइंग गेस्ट योजना शुरू की गई, जो शुरू में 12 जिलों में थी, अब 33 जिलों में है। 33 जिलों में इसका विकास हो गया है। ठीक है, इस प्रकार से। तो 1991 के अंदर हमने पेइंग गेस्ट योजना शुरू कर दी। अब जैसे जैसे और आगे बढ़ते गए, उनकी सुरक्षा, अब उनकी जिम्मेदारी थी सुरक्षा करने की। विदेशी पर्यटन आ रहा है, कोई चोर आएगा, उनसे छीन कर ले जाएगा, तो क्या करेंगे अपन, है ना। तो फिर समय आता है हमारे पास में 2000, वर्ष 2000 के अंदर अप्रैल 2000 में पर्यटन पुलिस की स्थापना की गई। पर्यटन पुलिस की स्थापना की गई। अब आपने रेलवे पुलिस देखी होगी, इसके अलावा और पुलिस के बारे में देखा होगा, और अलग डिपार्टमेंट को संभालने के लिए। तो एक पर्यटन को संभालने के लिए पुलिस की स्थापना की गई, उसे हमने कहा पर्यटन पुलिस। तो पर्यटन पुलिस को सबसे पहले तैनात किया गया था जंतर मंतर, कहाँ पे है, जयपुर, और दूसरा आमेर। सबसे पहले इसको जंतर मंतर और आमेर पर स्थापित किया गया पर्यटन पुलिस को। और ऐसा करने वाला राजस्थान देश का पहला राज्य है। पर्यटन पुलिस तैनात करने वाला राजस्थान देश का पहला राज्य है, और ऐसे में ही वो उद्योग का दर्जा देने वाला भी राजस्थान देश का पहला राज्य है। क्लियर है, आगे बढ़ते हैं। अब पर्यटन पुलिस तो हमने बना दी, लेकिन पर्यटन पुलिस तो हर जगह पर नहीं है। तो इसके लिए अब क्या किया गया, हेल्पलाइन नंबर की शुरुआत की गई 2001 में पर्यटन हेल्पलाइन सेवा शुरू की गई। पर्यटन हेल्पलाइन सेवा शुरू की गई 2001 के अंदर। और 2001 में ही राजस्थान अपनी एक और नई पर्यटन नीति की घोषणा करता है। 2001 में भारत के द्वारा की जाएगी। 2001 में भारत की पर्यटन नीति, और 2002 में राजस्थान की पर्यटन
नीति, 2002 में राजस्थान में पर्यटन नीति की घोषणा की गई भी, ठीक है। मतलब पर्यटन को और सुधारने के लिए उसमें और क्या बदलाव कर सकते हैं और अपन किस तरीके से पर्यटन को बढ़ा सकते हैं, इनके लिए यहाँ पर क्या किया गया, नीतियाँ बनाई गई अलग अलग। और यहाँ पर एक दो पॉइंट और देख लेते हैं कि वर्ष 2002-03 का जो बजट है, बजट, इसे पर्यटन बजट के नाम से जाना जाता है, पर्यटन बजट के नाम से। यानी राजस्थान ने इसमें सबसे अधिक पर्यटन के विकास के लिए पैसा जो है पर्यटन विभाग को दिया कि जितना हो सके पर्यटन को बढ़ाओ, जितना उसको संभाल सको उतना संभालो। तो इस प्रकार से पर्यटन के नाम बजट कर दिया। और यही आपको याद होना चाहिए कि वर्ष 2003 जो है ना, इसे यूएनओ के द्वारा इको टूरिज्म वर्ष घोषित किया गया, इको टूरिज्म वर्ष घोषित किया गया अभी 2003 को, इको टूरिज्म वर्ष। यही आपको अगर याद हो तो इसे वन वर्ष भी कहते हैं। 2003 को यूनेस्को के द्वारा वन वर्ष भी घोषित किया गया था, 2003 को ही इको टूरिज्म वर्ष भी घोषित किया गया। एक और था भी, यूनेस्को ने इसको एक और घोषित किया था भी, वन वर्ष था, वनस्पति केंद्र हमने देखा था, और दूसरा हमने देखा है पर्यटन केंद्र, एक और देखा था अभी, कहाँ पे देखा था, या अभी शायद तक आगे आने वाला होगा, ऊर्जा के क्षेत्र में, ऊर्जा, सौर ऊर्जा के क्षेत्र में शायद तक कुछ ऐसा है, वहाँ अपन पढ़ेंगे आगे चल करके। तो यहाँ फिलहाल एक बार दो बातें याद रख लो कि 2003 को इको टूरिज्म वर्ष भी कहते हैं और इसे इन्वायरमेंट फ्रेंडली ईयर भी कहा जाता है, यानी कि वन वर्ष भी कहा जाता है। और फिर देख लेते हैं तो लास्ट में हमारे पास में 2011 के अंदर पधारोसा योजना शुरू की गई भी, युवाओं को रोजगार से जोड़ने के लिए 2011 में पधारोसा योजना शुरू की गई, पधारोसा योजना शुरू की जाती है। और 2015 में राजस्थान की नई पर्यटन नीति की घोषणा की गई, नई पर्यटन नीति की घोषणा की गई कब, 2015 के अंदर। ये कुछ सन जो थे हमारे पास में, उससे रिलेटेड बातें हो गई हैं, जो हमने विकास करना था उससे संबंधित हमारी बातें यहाँ पे कंप्लीट होती हैं। जो भी हमने आज तक इसके विकास में कार्य किया, पर्यटन के विकास के अंदर। इसके बाद जो हम आगे चल करके देखेंगे वो देखेंगे कुछ रेलगाड़ियाँ चलाई गई, कुछ बसें चलाई गई स्पेशल, ठीक है। जैसे आप देखेंगे डबल डेकर बस चलती है जयपुर के अंदर, डबल डेकर बस, जानते हो क्या होती है डबल डेकर? ऊपर भी होती है, यानी ऊपर खुला होता है, ऊपर बैठने के लिए सीटिंग वाला होता है, नीचे भी बैठे होते हैं, ऊपर भी बैठे होते हैं, तो वो डबल डेकर बस होती है, वो जयपुर के अंदर शुरू की गई थी। बस और रेलगाड़ियों के बारे में आगे देखेंगे। तो फिलहाल अपन एक बार यहाँ पे महोत्सव देख लेते हैं, एक छोटा सा टॉपिक है ताकि अपना टाइम भी बच जाएगा। महोत्सव देख लीजिए, जो भी महोत्सव होता है, जैसे जालोर महोत्सव है ना, तो ये कहाँ मनाया जाता है? जालोर में। तो ऐसे देखना ज़रा, सबसे पहले बताता हूँ आपको, ऊंट महोत्सव भी, ऊंट महोत्सव, तो सर्वाधिक ऊंट बीकानेर से शुरू करते हैं, बीकानेर, ठीक है, बीकानेर। अब आप आगे के आगे आप मेरे को बताते रहना, ठीक है। बीकानेर के बाद में कौन सा जिला आएगा? जैसलमेर। अपन सर्कल लेते हैं पूरा का पूरा, तो जैसलमेर में मरु महोत्सव, मरु महोत्सव जैसलमेर में, ठीक है। जिले का नाम बार बार नहीं लिखेंगे। जैसलमेर के बाद में कौन आएगा? बाड़मेर आएगा। तो थार महोत्सव और बैलून महोत्सव, बैलून,
बैलून महोत्सव। बाड़मेर के बाद में जालोर महोत्सव, जालोर महोत्सव। जालोर के बाद में सिरोही, सिरोही में आएगा देखो जरा शीत महोत्सव और ग्रीष्म महोत्सव। ग्रीष्म महोत्सव और शीत महोत्सव ये दोनों ही कहाँ मनाए जाते हैं? सिरोही में मनाए जाते हैं, सिरोही। सिरोही के बाद में, सिरोही के बाद में आ गया आपका उदयपुर आ गया, है ना। तो उदयपुर के अंदर फिलहाल अपन छोड़ते हैं, आगे बढ़ते हैं डूंगरपुर। डूंगरपुर के बाद में बांसवाड़ा। तो बांसवाड़ा में ध्यान रखना माही महोत्सव, माही महोत्सव ये कहाँ पे है? बांसवाड़ा में, बांसवाड़ा में। प्रतापगढ़, तो प्रतापगढ़ में नहीं है। चित्तौड़गढ़ में मीरा महोत्सव, मीरा महोत्सव चित्तौड़गढ़ में, चित्तौड़गढ़। भीलवाड़ा, भीलवाड़ा के बाद में आता है कोटा, तो दशहरा महोत्सव, दशहरा महोत्सव। और हाड़ौती महोत्सव, हाड़ौती, हाड़ौती महोत्सव कहाँ पे भी? कोटा के अंदर, कोटा में। झालावाड़, झालावाड़ के बाद में आ जाते हैं बारा में। तो बारा में, बारा से आगे चलते हैं सवाई माधोपुर, करौली। मेले तो हैं ही, इनमें सब में मेले हैं, परंतु महोत्सव की बात कर रहे हैं अपन, ठीक है। अब सीधे चलते हैं अपन ब्रज महोत्सव, भरतपुर, भरतपुर। फिर आके आते हैं अलवर महोत्सव, अलवर महोत्सव। अलवर के बाद में आता है जयपुर। जयपुर में देखिएगा जरा, एक हाथी महोत्सव है, हाथी। एक पतंग महोत्सव है, पतंग। एक हमारे पास में गणगौर महोत्सव है। एक हमारे पास में तीज महोत्सव है, तीज। जयपुर में है अभी ये सारे, कहाँ पे है? जयपुर के अंदर है। जयपुर के बाद में आते हैं सीकर, तो शेखावटी महोत्सव। सीकर में शेखावटी महोत्सव। सीकर, झुंझुनू, चूरू, हनुमानगढ़, ये हो गए बाहरी ज़िले हमारे पास में। आंतरिक ज़िलों में चलते हैं नागौर, नागौर, नागौर के बाद में जोधपुर, मारवाड़ महोत्सव है, मारवाड़ महोत्सव जोधपुर में। पाली, जोधपुर, पाली। राजसमंद, राजसमंद। अन्नकूट महोत्सव, अन्नकूट महोत्सव, राजसमंद, राजसमंद। अजमेर, पुष्कर महोत्सव, पुष्कर महोत्सव, अजमेर। टोंक, टोंक, बूंदी। कजली तीज, कजली तीज महोत्सव कहाँ पे भी? बूंदी। ठीक है, ये कुछ महोत्सव हैं, इनके बारे में आपको याद रखना है। ये अपने कंपटीशन के अकॉर्डिंग तो अपन देख ही लिया, परंतु आप अपने एग्ज़ाम में कैसे इसको, इन सब बातों को लिखेंगे, तो वो जैसे हमारे पास में प्रश्न रहेगा कि पर्यटन विकास के बारे में वर्णन कीजिए, लघुत्तरात्मक प्रश्न है, तो अपन उसके विकास के जितने भी चरण थे उन सब के बारे में लिखेंगे। फिर ये जो किया गया ना, ये जो महोत्सव किए गए हैं, ये भी आरटीडीसी के द्वारा विकसित किए गए हैं। आरटीडीसी, आरटीडीसी ने क्या किया कि देखो प्रत्येक ज़िले में कुछ ना कुछ अलग होना चाहिए, ताकि किसी न किसी बहाने लोग देखने आए। तो मरु महोत्सव जो है जनवरी के अंदर खूब, फरवरी के अंदर खूब धूमधाम मनाया जाता है। ऊंट महोत्सव है वो जनवरी में मना देते हैं बीकानेर के अंदर। इस तरीके से जनवरी, फरवरी, मार्च, यहाँ पे जून और दिसंबर, शीत महोत्सव दिसंबर में और ग्रीष्म महोत्सव जून के अंदर मना देते हैं। तो ताकि हर महीने पर्यटन बिजी रहे, वो कोशिश करे कि मैं ये भी देख लूँ, मैं ये भी देख लूँ। इस प्रकार से आरटीडीसी ने क्या किया, पूरे राजस्थान के अंदर इन महोत्सव को क्या कर दिया, अभी आयोजन करवाना शुरू कर दिया गया है। तो ये भी एक पर्यटन के विकास का चरण है। तो
तो आप उसमें ये बातें भी लिख सकते हो। बाकी इसके अलावा अपन और भी बातें देखेंगे। तो फिलहाल आज की क्लास में इतना ही, मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में, ठीक है।